नमस्ते, ओम शांति। पुणे के शिव शक्ति भवन स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस डिवाइन पॉडकास्ट में हमारे साथ है न्यूयॉर्क से आदरणीय टीना दीदी जी। दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांति। तो दीदी जी के बारे में आपके साथ मैं बताना चाहती हूँ कि दीदी जी 26 साल से इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। उन्होंने पुणे से ही ज्ञान लिया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। अभी दीदी जी 3 सालों से समर्पित रूप से न्यूयॉर्क में मोहिनी दीदी जी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम दीदी जी से कुछ बातचीत करते हैं। दीदी जी, तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पुणे में जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर आपके जीवन में एक नया मोड़ आया और आप न्यूयॉर्क पढ़ाई के लिए गए, ओहायो यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आपने प्लांट साइंस में पीएचडी हासिल करी। तो दीदी जी, ये जर्नी के बारे में बताइए कि पुणे से निकलकर एक नए शहर, नए देश में जाकर आपको कैसा अनुभव हुआ? थैंक यू। सबसे पहले तो ओम शांति सभी को। एक्चुअली जाने का कोई संकल्प नहीं था, लेकिन यहाँ पर ही जब हमने अपना बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट किया तो यहाँ की ही यूनिवर्सिटी भारतीय विद्यापीठ में हम एज अ लेक्चरर काम करते थे। लेकिन उस समय में जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी 2-3 साल हो जाते हैं बट फिर भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है। तो फैकल्टी पोजीशन में रहते हुए भी हम सेंटर पर रहते थे और उस समय जब हमने अपने डीन से बात की कॉलेज के कि आप हमें रेस दीजिए, तो उन्होंने कहा आपको पीएचडी करना पड़ेगा। और क्योंकि हम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट समझते थे तो हमें लगा कि पीएचडी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स इजी। और उसी की वजह से फिर हमने ये स्टेप उठाया। स्टोरी लंबी है वैसे। बेसिकली इंडिया में ही ट्राई किया, इंडिया में ही एग्ज़ाम्स दी, लेकिन हुआ नहीं। और फिर हमारी ही प्रोफेसर ने हमें कहा कि आप ये बाहर जाने की एग्ज़ाम दीजिए। तो उस समय तो ऐसा लगता है ना, हम छोटे भी होते हैं, इतनी समझ भी नहीं होती है और फैमिली पूरी यहाँ पर ही है, कोई भी विदेश में नहीं है। तो ऐसे फील हो रहा था कि क्या करेंगे जा कर के, क्या करना है दे करके। तो उन्होंने बहुत बार कहा और हमने बहुत बार मना भी किया। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन हमें ऐसा कहा कि आप मेरे लिए दे दीजिए प्लीज़। तो फिर मना नहीं कर पाए और इसीलिए दिया। और उसके बाद फिर जब हमें वहाँ से लेटर ऑफ एडमिशन आया तो फिर हम बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में थे। और उसके बाद फिर हमने बहुत लोगों से पूछा कि जाए या नहीं जाए, क्या करे क्या नहीं करे। बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि फुल फैमिली यहाँ पर है और ब्राह्मण परिवार भी यहीं पर है, सबको जानते थे उस समय। तो वहाँ जाकर क्या करेंगे, ऐसा ही लगता था। तो मधुबन जाना हुआ और मधुबन में फिर हम दादी जानकी जी से मिले। और दादी जानकी जी ने ही हमें जैसे प्रेरणा दी और इंस्पायर किया कि आप जाइए और आप तो बाबा की ही है। तो वो जो उन्होंने एक स्टैम्प लगाया, एक फेथ दिखाया मुझ में, एक विश्वास दिखाया, तो उससे मुझे लगा कि आई कैन डू इट। और उनके आशीर्वाद से, उनके बताए हुए रास्ते से ही फिर हम वहाँ पर गए। तो इस तरह से वहाँ जाना हुआ। जी, बहुत ही मैं कहूँगी एडवेंचरस रहा आपका सफ़र। तो मैं समझती हूँ दीदी कि बाहर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंडिया के एग्ज़ाम से तो डिफ़िकल्ट रहते होंगे। तो वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको विशेष कोई मदद मिली हो बाबा से, तो वो कुछ अनुभव आप शेयर करें। वैसे देखा जाए तो इंडिया की एग्ज़ाम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, अभी मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि इंडिया में सीट्स, और मेरा एक्चुअली लिमिटेड लोकेशन था, मैं सिर्फ पुणे में ही रहना चाहती थी, आउटसाइड पुणे भी नहीं जाना चाहती थी। तो या 2 या 3 सीट्स ऐसे होती है जिसमें कि 40 इयर्स भी जो होते हैं वो भी उस एग्ज़ाम में कम्पीट कर रहे होते हैं। प्लस उसका जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें अगर एक सर्टेन नंबर नहीं है उसके ऊपर आपके मार्क्स, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको कितना मिला है। तो देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ नोइंग कि आप
और पढ़ सकते हैं तो नो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ नहीं, इम्प्रूवमेंट की मार्जिन है, बट आपको पता नहीं है कि कितना मुझे एफर्ट डालना है। लाइक अगर मुझे 50 में से 40 मिले हैं या 50 में से 20 मिले तो मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, नो सेकेंड अटैम्प्ट करूँ नहीं करूँ, वो पता नहीं चलता है। लेकिन विदेश के एग्ज़ाम्स में आपको तुरंत मार्क्स पता चल जाते हैं कितना मिला है, और आपको पता चलता है कि कितना रिक्वायर्ड है, तो उस अनुसार से फिर आप 1 या 2 बार दे सकते हैं एग्ज़ाम्स। तो मुझे जो बाबा की विशेष मदद अनुभव हुई वो यही हुई कि हर कदम पे जैसे कोई ना कोई आ जाता था मदद करने के लिए, जबकि कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल जैसे बुद्धू थे हम उस समय में। लेकिन बाबा ने किसी न किसी को निमित्त बनाकर किसी न किसी के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन दिया या बताया और किया, और बहुत इजी लगा मुझे। ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं अटक रही हूँ या मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ही जैसे बोलते हैं ना, जब ड्रामा और बाबा के प्लान में कुछ होता है तो हमारे प्लान में है या नहीं है डजेंट मैटर, उनका प्लान ही इवेंचुअली काम करता है। और मुझे दूसरी बात जो बहुत मदद की ज्ञान से रिलेटेड वो थी विश्वास। जो बाबा हमारे अंदर विश्वास दिखाता है और हम जो फिर ड्रामा में विश्वास दिखाते हैं, तो वो दोनों बातों ने मुझे बहुत हेल्प किया। जी बहुत अच्छा। तो दीदी जी, जैसे कि आपने पीएचडी लेवल तक पढ़ाई करी, जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है, तो आप साइंस के स्टूडेंट रहे और फिर इतना वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद सडनली आध्यात्म की तरफ आपका रुख बदला, माना आपने सारा ही जीवन बाबा को और इस यज्ञ को समर्पित किया, उसके पीछे क्या प्रेरणा रही? तो एक्चुअली मैं ज्ञान में आई जब मैंने जस्ट 10th पास आउट किया था जी। और 12th के बाद ही मैं उर्मिला दीदी के पास गई थी और मैंने उनको कहा था कि मुझे समर्पित होना है। लेकिन उस समय 3 महीने पहले ही मधुबन से नोटिस आया था कि कोई भी कुमारी जो है वो अनटिल एंड अनलेस ग्रेजुएट है वो समर्पित नहीं हो सकती है। और वो चीज़ ने दीदी ने मुझे कहा कि अभी टाइम सही नहीं है, आपको थोड़ा और पढ़ना है। तो उस चीज़ ने जैसे मेरी लाइफ की पूरी जर्नी चेंज कर दी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता था कि मुझे यही जीवन जीना है, यही मेरे लिए सही है। और जब मेरा एडमिशन पीएचडी में हुआ और मैं वहाँ गई भी, तो उस समय भी मुझे याद है बहुत क्लियरली कि मैंने मोहिनी दीदी को एटलीस्ट 2-3 बार बोला था कि मुझे समर्पित होना है, मुझे समर्पित होना है। लेकिन ये भी है कि साइंस और साइलेंस को लोग ऑपोजिट मानते हैं, आई डोंट नो व्हाई, जबकि साइंस और साइलेंस जैसे कॉन्ग्रुएंट चीज़ तो कोई है ही नहीं, वो दोनों एक साथ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया वाले उन दोनों को बहुत ही डिफरेंट मानते हैं। और इसीलिए जब मैंने कोशिश भी की तो मेरे लॉयर्स ने भी कहा कि साइलेंस और साइंस को आप इकट्ठा नहीं दिखा सकते हो, और इसलिए वो डिले होता गया। बट जब 2019 आया तो मैंने फाइनली कहा कि मैं भारत जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये जीवन जीना है अभी, एंड आई थिंक मैंने इनफ पढ़ाई कर लिया है, इनफ जॉब भी कर लिया है। और उस समय में फिर हमारे मुलाकात में, हमारे कनेक्शन में एक नए लॉयर आए और उन्होंने बस मुझे 4-5 प्रश्न पूछे एंड ईज़िली उस समय पे उन्होंने हाँ कर दिया कि आपका हो जाएगा जी। तो मोहिनी दीदी तो नहीं चाहते थे कि हम वहाँ से ऐसे चले आए, तो इसीलिए जैसे बोलते हैं ना कि बड़ों का कुछ संकल्प होता है और हमारा कुछ अपना एफर्ट होता है तो वो हो जाता है जी। तो उस रीति से फिर वो इजीली सॉल्व हो गया वो प्रॉब्लम बेसिकली। बट ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत सोच समझकर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे आध्यात्मिक में ही अपना जीवन समर्पित करना है, क्योंकि मैं हमेशा बचपन से ही सस्टेनेबल फॉर ह्यूमैनिटी कॉज कुछ करना चाहती थी जी। मैं पीएचडी भी जब किया तो मैंने प्लांट साइंस इसीलिए चूज़ किया कि मुझे लगा कि अगर मैं प्लांट साइंस में कुछ इम्प्रूवमेंट करती हूँ या कुछ हंगर जो इतनी दुनिया में बढ़ी रही है उसको अगर थोड़ा स्टॉप कर सकती हूँ, अप्लाइड उसका कुछ एफर्ट दिखा सकती हूँ तो वो सस्टेनेबल होगा जी। लेकिन मैंने यही रियलाइज़ किया कि साइंस में भी कितना भी आप रिसर्च करो, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम उसका अप्लाइड एप्लीकेशन होने में और इसीलिए तब मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई 2019 में कि
कुछ सस्टेनेबल अगर मुझे करना है तो वो यही है। यहाँ पर जब हम 5 मिनट भी किसी से बात करते हैं और उनको सुख की अनुभूति देते हैं या शांति की फीलिंग देते हैं, तो इमीडिएटली इट्स लाइक सस्टेनेबल, उनकी लाइफ टाइम उनको वो अनुभव होता है। राइट राइट। तो आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं दीदी, तो आजकल के जो जनरेशन है बहुत ही, और जो लाइफ है फास्ट पेस्ड है, बहुत ही तेज़ी से हर कोई आगे बढ़ रहा है, ये जीवन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल प्लान अगर हम किसी बिगिनर को देना चाहें, कोई जो बहुत ही नया है, जो अभी अभी अध्यात्म में अपना कदम बढ़ा रहा है, तो उसके लिए क्या सस्टेनेबल प्लान आप सजेस्ट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली डेली डिस्कोर्सेस होते हैं हमारे, जिनको हम मॉर्निंग क्लास कहते हैं, तो उसमें आज ही हमें बताया गया है कि अगर हम श्रीमत को फॉलो करते हैं, जो परमात्मा के डायरेक्शंस है उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी हमें एक्स्ट्रा मदद अपने आप मिलती है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप मिडिल लेवल हो, चाहे आप कोई भी लेवल पर हो, लेकिन अगर हम श्रीमत को फॉलो करते हैं जिसमें बेसिक बातें हैं कि हमें उसको याद करना है, उसके लिए टाइम निकालना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, डिसिप्लिन रखनी है, तो वो श्रीमत को फॉलो करने से आई थिंक कि बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी यही देखा कि जब मैं यहाँ से ओहायो गई, यूएसए गई, तो उसमें मैं अकेली ही थी पूरे अपार्टमेंट में, और जो चीज़ मुझे सस्टेन किया उस समय वो धारणाएं थी, जो मॉर्निंग मुरली क्लास करना ही है, या सुबह का जो अमृत वेला योग हम करते हैं वो करना ही है, या जैसे हम कहते हैं खान पान की शुद्धि रखना है वो रखना ही है, नुमा शाम का योग करना ही है। ये 4-5 बातें जो मैंने बहुत पकड़ कर रखी थी। यूनिवर्सिटी में आप देखें, वहाँ पर 4-5 लोग इकट्ठा रहते हैं एक अपार्टमेंट में, तो एक अपार्टमेंट का कॉस्ट 4-5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लीजिए अगर $500 है तो इट्स लाइक $100 पर हेड। लेकिन क्योंकि खान पान की शुद्धि को मुझे फॉलो करना था, मैं उस प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अकेला रहना चूज़ किया। क्योंकि इंडियंस भी जब वहाँ जाते हैं तो अनियन गार्लिक तो इजीली खाते हैं, या एग्स खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो इसीलिए मैंने वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट अपने आप को उसमें रखा। तो मुझे याद है एक बार मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था, यू पेइंग मोर टू बी वेजिटेरियन। लेकिन उस समय उनको थोड़ी पता है कि हम वेजिटेरियनिज्म के लिए नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा श्रीमत को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं। तो फुल रेंट भी मैंने दिया है उस तरह से, लेकिन बाबा ने जैसे मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैंने वो प्रिंसिपल्स फॉलो की है, तो मुझे आज दिन तक भी उस बात के लिए जैसे लगता है कि बाबा मुझे बहुत मदद करते हैं कि मैंने किया है, इसीलिए। जी बहुत अच्छा। तो जैसे कि दीदी आपने बोला कि आप अकेले रहते थे और नए देश में आप पहुंचे थे, और जिस तरह के आप धारणाएं फॉलो कर रहे थे उस पर एकदम दृढ़ थे, पक्के थे, तो इस समय में कभी आपको लगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं वहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई ऑपोजिशन या फिर आपके आत्मविश्वास को किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश करी हो, आपको किसी भी रीति से पिछाड़ने की कोशिश करी हो, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में रहा? क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ इसीलिए। हाँ, क्योंकि आप भीड़ से अलग जा रहे थे। नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट वो सारे टेस्ट पेपर शायद मैंने इंडिया में ही दिए हैं। रिलेटिव्स से मुझे आए हैं काफ़ी टेस्ट पेपर्स, और मेनली तो रिलेटिव्स से ही आए हैं, अपने पेरेंट्स से कभी नहीं आए, अपनी सिस्टर्स से कभी नहीं आए, लेकिन जो पैटर्नल और मैटरनल रिलेशंस है, जैसे नाना है, नानी है, या भाभी, इनसे, ऐसे लोगों से। लेकिन वहाँ पर यूएस में आपकी चॉइस का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा प्रोफेसर खुद मुझे हेल्प करता था कि आप ये नहीं खा सकते हो, आप ये खा सकते हो, ऐसे हेल्प करते थे। और वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी चॉइस का कि अच्छा आप नहीं खा सकते तो इट्स ओके, हम फोर्स नहीं करते हैं कभी भी कोई। या क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कभी कोई मुझे फोर्स नहीं करते थे।
जी। तो आई नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ ओके, वो ओके। प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी भी जी, अपोजिशन जी। का बाबा या सदैव ही डिस्क्रिमिनेशन या आपको छत्र छाया बन के या प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके। सो दीदी, जैसे आपने बोला कि जो हमारी धारणाएं हैं उस पर हम चलते हैं, जो आपने एक सस्टेनेबल प्लान बताया, तो आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। तो इस समय में अपने करियर को या अपना जो भी पर्सनल गोल्स है उसको प्रायोरिटाइज करना या फिर स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटाइज करना, तो इसके बीच में बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? ये एक्चुअली प्रायोरिटी की बात है, स्नेह की बात है। आपको कितना प्यार है, कितना समझ में है, कितना रिकग्निशन हुआ है, जी। उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। क्योंकि जो चीज़ आपको करनी है आप उसके लिए कैसे भी करके टाइम निकालते हैं। मैंने देखा है भाई लोग जो जिम जाते हैं, जी। कितना भी थके हुए कुछ भी है लेकिन जाना है तो जाते ही है। जी। राइट। और बहनें हैं, घर का काम है, कितनी भी थकी हुई है वो करती ही है। जी। राइट। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम टाइम को कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर है, और कितना हम आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं उस पर है। क्योंकि मैंने देखा यूनिवर्सिटी में भी मैं 9 बजे जाती थी और कई हैं जो मेरे से पहले चले जाते थे, और मैं 5:30 बजे घर आने का कोशिश करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा वही टाइम होता था। लेकिन मैं देखती थी कि जो वो 9 to 5 का टाइम है उसमें मैं कोई कभी भी जाके गप लड़ा रही हूँ या ऐसे कॉफ़ी पीने चले गए तो बस आधा घंटा पौन घंटा वेस्ट करके आ गए, या लंच टाइम बहुत यूज़ कर लिया, ऐसा मैंने नहीं किया है। वो 9 to 5 मैंने फुल 9 to 5 मैंने पूरा काम ही किया है उस समय में। कॉफ़ी भी पीना है तो मैं जस्ट 5 मिनट लेती थी ब्रेक, या 10 मिनट ब्रेक लेती थी, बट मैंने कभी वैसे ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं गॉसिप कर रही हूँ या बस बातें कर रही हूँ। बाकी दूसरे होते थे वो रात को 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक यूनिवर्सिटी में ही है, काम ही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी पीएचडी की, मैंने भी पीएचडी की, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई डिफरेंस हुआ है। बेसिकली बात यही है कि मुझे वो टाइम रखना था अपने लिए कि शाम का टाइम मेरे लिए है, उसमें मुझे प्रॉपर भोजन बनाना है, भोग लगाना है, फिर खाना है। तो वो कुछ नियम मर्यादाएं मैंने अपने लिए रखी थी। तो अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो हम टाइम निकाल के अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उसी समय करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो फिक्स कर दीजिए कि ओके ये टाइम मेरे लिए, मुझे इसके लिए रखना है। तो सेल्फ टाइम खुद के लिए देना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, जो शायद भारत में इतना उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। दूसरों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, वर्क प्लेस के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए शायद इतना नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो कि अगेन आज के मॉर्निंग क्लास में था कि खुद के साथ हमारी फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, ये भी हमें परमात्मा सिखाते हैं। हमारा टाइम टेबल भी वही हमें सिखाते हैं, और इसीलिए बहुत इजी होता है फिर करना। जी। तो दीदी, जैसे आपने बोला कि हमारे ऊपर है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाता है तो वो कैसे उसकी पर्सनल लाइफ, उसके करियर, उसके रिलेशनशिप में कुछ उसका एनहांसमेंट होता है या कुछ ड्रॉबैक होता है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। मीन्स कई लोग बोलते हैं कि हमारे रिलेशंस छूट गए हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो गया है, या हम जिनके साथ उठते बैठते थे अभी नहीं बैठते हैं, विच इज़ ट्रू, होता है वो। बट उसका मतलब यही है कि वो शायद कभी आपके परमानेंट फ्रेंड्स के लिस्ट में थे ही नहीं। अगर आपका कोई रियल फ्रेंड है तो आपकी चॉइसेस, आपकी जो बातें हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, वो उस चीज़ को भले माने या नहीं माने, लेकिन रिस्पेक्ट करेंगे कि ठीक है आपको अच्छा लगता है ना, आप कीजिए। हम नहीं करेंगे लेकिन आप कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। राइट। लेकिन कोई व्यक्ति है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो छूट जाएगा आपसे। आई डोंट नो कि आप इसको ड्रॉबैक कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे रिलेशंस आपके छूटते हैं फॉर श्योर। और ऐसे रिलेशंस बनते हैं जो बहुत ही सुखदाई होते हैं, बहुत आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, जैसे ब्राह्मण फैमिली का हो, या आपके खुद के लौकिक रिलेशंस भी ऐसे बन जाते हैं जो आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं।
स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जो सब आपके अगेंस्ट होते लगता है उनको कि आप एकदम ना समझ है, आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स जब वो देखते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी डिसिप्लिन को, तब उनके मन में आपके लिए बहुत आदर भाव इमर्ज होता है और वो रिस्पेक्ट करते हैं जो आप कर रहे हैं। तो वो चीज़ ज़रूर डेफिनेटली आपको सोसाइटी से भी मिलती है, आपके फैमिली से भी मिलती है, फ्रेंड सर्कल से भी मिलती है, और प्लस बहुत बड़ा जो खुद के अंदर परिवर्तन आता है वो ये कि आपकी लाइफ आप अपनी तरह से जी रहे हैं, इसका एक अंदर से प्राइड अनुभव होता है जी, फ्रीडम अनुभव होता है और उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें एनहांस हो जाती है। राइट राइट बिकॉज हम पॉजिटिव हैं एंड वी आर गिविंग 100%। यस यस ओके, थैंक यू।